शैल वी स्टार्ट। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया था कि भाई आपका सीए इंटर का जो टैक्सेशन का पेपर है उसके अंदर कैसे आपका टैक्सेशन का पेपर डिवाइड होगा। आपको राजकुमार सर ने भी बताया होगा कि भाई आपका जीएसटी कैसे इंक्लूड होगा, 50 मार्क के नंबर के अंदर क्या क्या होगा एक्सेट्रा, कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपने, क्योंकि इंडायरेक्ट टैक्स का भी जीएसटी का भी डेमो आप बैठ चुके हो। तो आज मैं कंटिन्यू करूंगा अपना डिस्कशन। एक बार मैं वापस से बता देना चाहता हूं पिछली क्लास में मैंने मोटे मोटे तौर पे क्या बोला था, ताकि जो बच्चे आज नए ज्वाइंट हुए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं हो चीजें समझने में आगे की। तो सबसे पहले तो आपका 100 नंबर का पेपर होता है, मैंने ये बता दिया था टैक्सेशन का। उसमें 50 नंबर का इनकम टैक्स होता है और 50 नंबर का जीएसटी होता है। ठीक है, इनकम टैक्स की क्लासेस हम लोग लगभग 50 से 55 क्लासेस लेंगे, लगभग 140 से 150 घंटे हमें लगता है इनकम टैक्स की क्लासेस को खत्म करने में। जीएसटी की क्लासेस को खत्म करने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है, शायद राजकुमार सर ने बताया भी होगा, थोड़ा कम समय लगता है उसमें, वो थोड़ा छोटा सब्जेक्ट है। इनकम टैक्स की जहां तक मैं बात करूं, ये एक प्रैक्टिकल पेपर है। यहां पर आपको ज्यादातर क्वेश्चंस, 90% क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को किताबें जो दी जाएगी, एक कलर बुक दी जाएगी, कॉन्सेप्ट बुक जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स होंगे, और एक क्वेश्चन बैंक दिया जाएगा जिसके अंदर सारे आईसीआई के क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होंगे, सिर्फ आईसीआई के क्वेश्चंस नहीं होंगे। उसके अलावा हम अपने स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से यूट्यूब पे पूरा सपोर्ट देंगे, जैसे हमने पहले भी दिया है। वो हमारा काम है, वो हमारी जिम्मेदारी है। जैसे हम रिवीजन वीडियोस एक्सेट्रा वो सारी चीजें यूट्यूब पे डालते रहेंगे। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए भी। एक सीए स्टूडेंट के लिए, स्पेशली एक टैक्सेशन स्टूडेंट के लिए बजट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोगों के एग्जाम के लिए जो मई 25, सितंबर 25 या उसके बाद एग्जाम दे रहा है, उन लोगों के लिए अभी जो रिसेंटली बजट आया 23 जुलाई से, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आप लोगों के लिए रेलेवेंट है एग्जाम के लिए, जो लेटेस्ट बजट आया। तो आपका पूरा सिलेबस उसी बजट के हिसाब से होगा, आपकी सारी किताबें उसी बजट के हिसाब से होगी, आपका आईसीएआई का मटेरियल भी उसी हिसाब से होगा। ठीक है, और उसके बाद हमने अपना जनरल डिस्कशन शुरू किया था सब्जेक्ट के बारे में कि भाई इनकम टैक्स, जीएसटी, और देश में बहुत सारे किस्म के टैक्सेस है, और ये सारे टैक्सेस लगाने की सरकार को जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि देश चलाना है, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, और पैसा कहां से आएगा? टैक्स से आएगा। ठीक है, और हमारे देश में बहुत किस्म के टैक्स लगते हैं। तो हमने एंड में ये बात करके लेक्चर रोक दी थी कि भाई क्या सरकार हम पे ब्रीदिंग टैक्स जैसा टैक्स भी लगा देगी किसी ना किसी दिन? तो आप लोगों ने बोला था ऐसा थोड़ी हो सकता है सर, ब्रीदिंग टैक्स कैसे लगा सकती है सरकार हमें? तो मैंने आप लोगों को यह बोलकर क्लास खत्म कर दी थी कि भाई दुनिया में एक देश है जहां पर ब्रीदिंग टैक्स जैसा टैक्स भी लगता है। तो बताइए, आप लोगों ने गूगल तो जरूर किया होगा। ठीक है, गूगल बाबा पे क्या बताया गया है आपको? क्या कोई देश है जहां पर ब्रीदिंग टैक्स लगता है? बताइए जल्दी से सब लोग, बोलिए। क्या कोई देश है जहां पर ब्रीदिंग टैक्स लगता है, सांस लेने पर टैक्स? बोलिए, गूगल तो किया होगा आपने, बोलिए। अरे मैं वेट कर रहा हूं, आप लोगों का जवाब दीजिए प्लीज, नीचे कमेंट करके। कमेंट तो करना पड़ेगा बेटा, बिना कमेंट करे मजा नहीं आएगा। कहां लगता है? हाँ, कुछ देशों में लगता है, जिनमें से एक देश का नाम है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, और भी देश होंगे। सुना है इसका नाम? वेनेजुएला। बोलिए। ये एक छोटा सा देश है, साउथ अमेरिका में आता है ये, वेनेजुएला। तो ये देश है, यहां पर ब्रीदिंग टैक्स लगता है। ठीक है, ब्रीदिंग पे टैक्स, सांस लेने पर भी सरकार अब टैक्स लगा रही है। यस, यहां की सरकार बोलती है कि आपको कुछ जगहों पर, स्पेशली वहां का जो एयरपोर्ट है, सुनो गौर से, हाँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज, वहां का जो एयरपोर्ट है वहां पर आप जितना समय बिताओगे, 1 घंटे बिताओगे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 20 घंटे, जितना समय बिताओगे उतना आपको ब्रीदिंग टैक्स देना पड़ेगा। क्यों सर? उसका लॉजिक वो लोग ये दे रहे हैं कि हमने अपने एयरपोर्ट पे कुछ ऐसे इक्विपमेंट सेटअप किए हैं, कुछ ऐसी मशीनरीज लगाई है
जिससे पोल्यूशन कम होता है। यस यस दीपांशु। और पोल्यूशन कम होने की वजह से क्या होता है, आपकी जो एयर क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। तो उसके लिए हमने करोड़ों रुपए का खर्चा किया है टू इंप्रूव द एयर क्वालिटी। एयर क्वालिटी को बढ़िया बनाने के लिए हमने करोड़ों रुपए का खर्चा किया है, और उस करोड़ों रुपए के खर्चा करने का टैक्स आप दोगे। जो जितनी सांस लेगा वो उतना टैक्स देगा। इज एवरीवन क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी, बताइए, इज एवरीवन क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो ये है वेनेजुएला की कहानी। अब आते हैं हम लोग इनकम टैक्स के ऊपर, भारत पे, इंडिया पे आते हैं हम लोग। ठीक है, देश चलाने के लिए टैक्स चाहिए। टैक्स के बगैर देश नहीं चल सकता है। हमारा देश सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, हमारी सरकार सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है। हम अपनी सरकार को ये नहीं बोल सकते कि आप हमसे टैक्स क्यों लेते हो, हमने आपको पावर में लेकर आया, अभी आप देखो अपना खुद से। वो नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकार खुद से पैसे कहीं से नहीं कमाती है। 2-4 सरकारी कंपनीज है, वो भी लॉस में है। यस, सरकार का पैसा कमाने का सोर्स क्या है? क्या सरकार के पास कोई सोर्स है पैसा कमाने का? कुछ कंपनीज है जो प्रॉफिट में, जैसे एसबीआई एक्सेट्रा, गवर्नमेंट कंपनी है, वो प्रॉफिट में। उसके अलावा ज्यादातर सरकारी कंपनीज लॉस में है, और बहुत सारी सरकारी कंपनीज गवर्नमेंट ने बेच भी दी है। ठीक है, तो सरकार के पास पैसा नहीं है देश चलाने के लिए, तो वो किस पे बोझ डालती है? टैक्स पेयर्स पे, आप पर, हम पर सरकार बोझ डालेगी, बोलेगी आप टैक्स भरो भाई। अब मेरा आप लोगों से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ये बुनियादी सवाल है। इस सवाल को समझे बगैर हम लोग कभी जिंदगी में इनकम टैक्स या कोई भी टैक्सेशन लॉ नहीं समझ पाएंगे, जब तक हम इस सवाल को नहीं समझेंगे जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। ये बहुत ही बुनियादी सवाल है, मुझे आप सभी का इसमें जवाब चाहिए। जवाब सही हो या गलत हो ये मायने नहीं करता है आज की तारीख में। आज से 40 लेक्चर बाद आपका जवाब सही है या गलत है ये मायने रखता है, क्योंकि तभी आपको इनकम टैक्स आता होगा। आज आप सीखने आए हो, आज आपको सिर्फ कोशिश करना है। सही है तो भी जवाब देना है, सही नहीं लग रहा है तो भी जवाब देना है। ठीक है, डाउट्स अभी बीच बीच में मत पूछिए, मैं इकट्ठा आप लोगों के डाउट्स के लिए अलग से टाइम दे दूंगा। ठीक है, बिकॉज अगर आप हर सेकंड में डाउट पूछोगे बेटा तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा, डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों के डाउट्स लिए जाएंगे, डोंट वरी। आप लोगों को जो भी डाउट है, जेन्युइन है, अच्छे डाउट है, बुरे डाउट है, सारे डाउट मैं मुस्कुरा के ले लूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो रितेश सिंह, नितेश सिंह, जैसे भी नाम लिखा है आपने बेटा, ठीक से नाम लिखो उसको, तो आपका डाउट मैं ले लूंगा थोड़ी देर बाद। मेरा बहुत बुनियादी सवाल है आप सभी लोगों से, सब लोग सोचना और जवाब देना। सरकार को पैसे की कमी हो रही है, सरकार बोल रही है हम देश नहीं चला सकते, पैसे नहीं है हमारे पास। मैं बोल रहा हूं भाई इतना तो टैक्स लेते हो अभी, और क्या चाहिए आपको? बोले इतने टैक्स से देश नहीं चल पा रहा है, देश की जरूरतें बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है, तो क्या सरकार बजट में आकर, अभी इस साल का बजट तो हो गया, अभी अगले साल की बात करते हैं। क्या सरकार अगले साल 2025 में जब बजट लाएगी, या 26 में जब बजट लाएगी, तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में आकर यह बोल सकते हैं कि मैं एक नया टैक्स लाना चाहती हूं? एक नया टैक्स, ऑल टुगेदर नया। एग्जिस्टिंग टैक्स में चेंजेस तो सरकार करती है, क्या एक नया टैक्स सरकार ला सकती है? बताइए प्लीज, ये मेरा सवाल है आप लोगों से। ये सवाल है, ये बुनियादी सवाल है बहुत, मैं देखना चाहता हूं आप इस बुनियादी सवाल को जवाब किस तरीके से देते हो। क्या सरकार कोई भी नया टैक्स ला सकती है पार्लियामेंट में बजट में पास करके? और इसका जवाब क्या है सुन लीजिए गौर से सभी लोग। गौर से सुन लीजिए, जैसे, एंड द आंसर इज नो, नहीं ला सकती है, नहीं ला सकती है। आपको क्या लगता है? किसी ने जवाब दिया है यस बाय कंप्लीटिंग ऑल नेसेसरी प्रोसीजर, तो बता दीजिए नेसेसरी प्रोसीजर क्या है फिर, वो नेसेसरी प्रोसीजर क्या है वो बताइए फिर। जब मैंने ये सवाल पूछा क्या सरकार कोई नया टैक्स ला सकती है अगले साल बजट में, क्योंकि टैक्स की कमी हो रही है, पैसे की कमी हो रही है, तो आप में से ज्यादातर लोगों ने मुझे हां बोला है, यस 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 यस।
सर ला सकती है, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं नहीं ला सकती है। देखो क्यों नहीं ला सकती है, सुन लो गौर से। क्योंकि हमारे भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बहुत ध्यान से सुनना। हमारा संविधान जो है ना, ये बहुत प्यार से बनाया गया है, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। इसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 265। ये हमें प्रोटेक्ट करता है बेटा, आपको और हमें प्रोटेक्ट करता है ये आर्टिकल। अगर ये आर्टिकल नहीं होता ना, हम बर्बाद हो जाते। अगर ये आर्टिकल अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता तो हमारी बैंड बज गई होती बेटा, अब तक बर्बाद हो जाते हम। क्या होता सर ऐसा, इसमें ऐसा क्या लिखा है इस आर्टिकल के अंदर? ये आर्टिकल हम सबको प्रोटेक्ट करता है, हम सबकी रक्षा करता है, हमारा सुरक्षा कवच है ये। क्या लिखा है सर इसमें? इसमें क्या लिखा है, गौर से सुनिएगा सभी लोग। इस आर्टिकल में लिखा है कि अगर सरकार को कोई भी टैक्स लगाना है, कोई भी टैक्स, ड्यूटी, कुछ भी लगाना है, तो सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पावर होना चाहिए, संविधान से पावर होना चाहिए। जब तक संविधान से पावर नहीं मिलता है, आप नया टैक्स नहीं लगा सकते हो। मुझे बताइए, अगर अगले साल सरकार को, निर्मला सीतारमण जी को, अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर बनी रहती है, तो अगले साल या उसके अगले साल निर्मला सीतारमण जी क्या पार्लियामेंट में आके ऐसा अनाउंस कर सकते हैं कुछ भी कि हम एक नया टैक्स लाने जा रहे हैं? बताइए अब, बिना बिना संविधान को देखे कि संविधान में उस टैक्स को लगाने का पावर है या नहीं है? नहीं कर सकते हैं। तो जितने भी टैक्स लगते हैं देश में, मैं सब पे आऊंगा अब्दुल गनी, डोंट वरी, मैं पूरी कहानी बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है? इसलिए आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस से सुनोगे आप लोग। पहले ईमानदारी से बोलो, पेशेंस रखोगे, धैर्य रखोगे बेटा, तो सब बताऊंगा। अब्दुल गनी का बहुत अच्छा सवाल है, जिसको पढ़ना है पढ़ लो कमेंट में से, मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूं। पेशेंस रखोगे तो बहुत मजा आएगा सब्जेक्ट में, मैं आपको बता रहा हूं। ये आपके लिए क्या है पता है, ये मेरे लेक्चर्स, मैं कोई बड़ाई नहीं मार रहा हूं। रोज आओ, 3 घंटे का एक एपिसोड देखो और निकल लो। ये 3 घंटे का एक एपिसोड होगा मनोरंजन वाला, जहां पर आप नॉलेज भी लोगे और मनोरंजन भी करोगे, और एग्जाम के लिए याद भी करोगे, प्रैक्टिस भी करोगे। ये इनकम टैक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग। कॉम्प्लिकेट है ये कॉम्प्लिकेटेड। और हम क्या चाहते हैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? बताइए आप लोग क्या चाहते हो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट? इनकम टैक्स सिंपल हो या कॉम्प्लिकेटेड हो? बताइए। एज ए सीए क्यों बन रहे हो? सीए सिंपल होने के लिए सीए बन रहे हो? एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या चाहते हो? सिंपल हो एकदम, इनकम टैक्स सिंपल हो। अरे भैया, अगर एकदम सिंपल होगा तो आपके पास कौन आएगा एक्सपर्ट के तौर पे? बताइए मुझे। कोई आएगा एक्सपर्ट के तौर पे? कोई आपकी राय लेने आएगा, सुझाव लेने आएगा बेटा? कोई नहीं आएगा। सब भाग जाएंगे, बोलेंगे क्या सिंपल है, हम खुद ही कर लेंगे, क्या जरूरत है सीए की? सीए गया भाड़ में, सीए लोग तो बहुत लूटते हैं, मैं खुद ही काम कर लूंगा। ऐसा नहीं है। अगर सिंपल होगा तो कोई नहीं आएगा हमारे पास एडवाइस लेने, हमारी राय लेने। कॉम्प्लिकेटेड है सब्जेक्ट, कॉम्प्लिकेटेड है। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन है, एग्जाम में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं मानता हूं। एग्जाम में तो बहुत आसानी लेवल का होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम चाहते हैं उसका कॉम्प्लिकेशन बना रहे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है? कमिंग बैक टू द डिस्कशन, कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती है सरकार ऐसे ही आके पार्लियामेंट में। राज नहीं चल रहा है उनका, ठीक है? डेमोक्रेसी है, राज नहीं चल रहा है यहां पर कोई। देयरफॉर इस आर्टिकल ने हम सबकी रक्षा की है, ये सुरक्षा कवच है हमारा। ये आर्टिकल बोलता है नो टैक्सेस और ड्यूटीज शैल बी लेवीड। अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा क्योंकि पेपर तो अंग्रेजी में लिखना है। नो टैक्सेस और ड्यूटीज शैल बी लेवीड। कोई भी टैक्स या ड्यूटी आप नहीं लगा सकते हो अनलेस द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर। जब तक आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या नहीं देता है, पावर नहीं देता है। और अब मुझे आप लोगों की थोड़ी सी मदद चाहिए। मुझे स्कूल पढ़े बहुत समय हो गया, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए प्लीज सब लोग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 भाग में बटा हुआ है, बटा हुआ है कि नहीं बटा हुआ है? बताइए कौन से 3 भाग में बटा हुआ है? चलो ये तो सबको पता होना चाहिए, प्लीज जल्दी मुझे सब लोगों का कमेंट चाहिए नीचे। सब बता रहा हूं दीपांशु, पेशेंस रख मेरे बाप, सब बता रहा हूं।
तुम्हारे सारे सवाल बहुत जेन्युइन सवाल है और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप इस उम्र में इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछते हो मुझे। उन सब का जवाब मैं आपको अगले आधे घंटे में देता हूं। पहले सब लोग मुझे बताओ, चलो कॉन्स्टिट्यूशन 3 भाग में बटा हुआ है, कौन से 3 भाग में बटा हुआ है? सबसे पहले यूनियन लिस्ट, करेक्ट, यूनियन लिस्ट 1, फिर स्टेट लिस्ट 2 और फिर कॉन्करेंट लिस्ट 3। ठीक है, सारे संविधान बनाने वालों ने, स्पेशली बाबा साहेब अंबेडकर और उनके साथ जो दूसरे लोग थे, मेन तो बाबा साहेब अंबेडकर ने नींव रखी थी, वो और उनके साथ जो उनकी पूरी टीम थी, उन्होंने पूरे संविधान को, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को 3 भाग में बांट दिया है। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत दिलचस्प डिस्कशन है, बहुत दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग। सारे कॉन्स्टिट्यूशन को 3 भाग में बांट कर दिया। यूनियन लिस्ट में कौन से मुद्दे आएंगे? यूनियन लिस्ट में वो मुद्दे आएंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, मोदी जी से। किससे? मोदी जी। स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट से जो मैटर रिलेटेड है वो स्टेट गवर्नमेंट में आता है। ठीक है, और अगर कॉन्करेंट लिस्ट है तो दोनों गवर्नमेंट मिलकर यहां पर डिस्कशन करती है। ठीक है, दोनों गवर्नमेंट मिलकर। ये इतना पता था सबको? मेरे को प्लीज बताओ सब लोग कि आज ही पता चला? इतना पता था सबको? पता था, मेरे हिसाब से इतना सबको पता होगा, सबने कहीं ना कहीं स्कूल या कॉलेज में कहीं तो पढ़ा है ये सब चीज। ठीक है, अब आते हैं मुद्दे पे। आप लोग बोल रहे हो इनकम टैक्स लगा सकती है सरकार, कुछ भी लगा सकती है। ऐसा थोड़ी लगा सकती है, इनकम टैक्स गवर्नमेंट का थोड़ी राज चल रहा है, ऐसे नहीं लगा सकती है। आप लोग बोल रहे हो अगले साल चाहे तो गवर्नमेंट कुछ भी टैक्स लेके आ जाएगी, नया टैक्स, ब्रीदिंग टैक्स, ये टैक्स, लाफिंग टैक्स, स्लीपिंग टैक्स, कुछ भी लाओगे। ऐसे थोड़ी चलता है यार। सिर्फ वही टैक्स ला सकती है सरकार जिसका संविधान में पावर है। मिसाल के तौर पर, क्या इनकम टैक्स का कानून है देश में? हां है सर, इनकम टैक्स का कानून है, इसलिए तो हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। तो उसका पावर सरकार को कहां से मिला? उसका पावर सरकार को, यहां पर बहुत सारी एंट्रीज है। क्या है? एंट्री। उसकी एंट्री नंबर 82 में लिखा है कि अगर सरकार चाहे तो इनकम टैक्स लगा सकती है। तो अब समझ आया सबके? इस एंट्री के वजह से, इस एंट्री के वजह से आप इनकम टैक्स लगा पा रहे हो। समझ आ रहा है आपको? ये एंट्री अगर नहीं होती तो इनकम टैक्स ही नहीं आता आज की तारीख में। तो पहले क्या क्या आया? इनकम टैक्स आया कि पहले संविधान के अंदर एंट्री आई? चलो बताओ सब लोग। अरे पहले क्या आया? पहले इनकम टैक्स आ गया या पहले संविधान के अंदर एंट्री आई? पहले एंट्री आई। उस एंट्री ने भारत सरकार को पावर दिया कि भाई इनकम टैक्स लाओ। तो भारत सरकार ने फिर इनकम टैक्स कब लाया पता है? 1961 में। कब लाया? भारत में 1961 में। ठीक है, कहानी समझ आई सबको? अभी बहुत कहानी लंबी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी देखो मैं कैसा उसको, उसमें और इंटरेस्ट, कुछ लोगों ने कुछ सवाल पूछे थे, उसका भी मुझे जवाब देना है। बहुत जबरदस्त सवाल पूछे थे, अच्छा सवाल था जो पूछा था आपने। तो ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, बहुत ध्यान से। तो सर इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाती है? यस, ये इनकम टैक्स का जो रेवेन्यू है ये पूरा मोदी जी का है। मोदी जी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसका भी जवाब देता हूं अनंत। तो ये इनकम टैक्स का पूरा रेवेन्यू किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या लेती है? बहुत सारे टैक्स लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूं ना, एंट्री नंबर 82 करके एक है, नॉलेज के लिए बताता हूं। 82 के बाद 83 है, कस्टम्स, कस्टम ड्यूटी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद एंट्री नंबर 84 है, एक्साइज ड्यूटी, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लेती है, मिसाल के तौर पर स्टैम्प ड्यूटी। सर स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है? स्टैम्प ड्यूटी क्या होता है उसके बारे में पहले मोटे मोटे तौर पे नॉलेज दे देता हूं। ठीक है, अगर आप भारत में कहीं पर भी, भारत में कहीं पर भी कोई घर खरीदते हो, कोई ऑफिस खरीदते हो, कोई जमीन खरीदते हो, मतलब कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो, लैंड या बिल्डिंग,
तो आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है 5%, 6%, हर एक स्टेट की अलग अलग है। अभी महाराष्ट्र में मेरे हिसाब से 6% है, किसी स्टेट में 4% हो सकती है, किसी स्टेट में 8% भी हो सकती है। ये सब कुछ नोटिंग नहीं करना है, किताब में है सब कुछ। ये सब करने के बाद मैं किताब भी बताऊंगा आपको कि कौन सी चीज किताब में कहां पर है। ऐसे ही हवा में तीर मारने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो बोल रहा हूं वो सारी चीजें किताब में है, डोंट वरी, ठीक है। यस, शेयर्स बेचने पर भी, हाँ यस, किसी ने बोला शेयर्स बेचने पर भी स्टैंप ड्यूटी लगती है। यस, उस पर भी स्टैंप ड्यूटी लगती है। जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर्स बेचते हो ना, बहुत माइनर 0.01% का गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी लेती है, ठीक है। आगे जाके मैं बहुत बताऊंगा, इतने किस्म के टैक्सेस है। मैंने लास्ट लेक्चर में, याद है, यहां पर लिखा था, कुछ लिखा था ना, ये कुछ टैक्सेस के नाम, ये तो कुछ नहीं है, और भी आने वाले इसके अलावा, ठीक है। ये सब के अलावा और भी आने वाले। अब देखो, किसी ने एक सवाल पूछा, सर इंडेक्सेशन क्यों रिमूव किया, सर प्लीज रिप्लाई। अभी पहले दिन में ही बता दूं, बाहुबली ने, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। हाँ, पहले दिन बता दूं, मतलब तुम पार्ट 2 पहले देखोगे बाहुबली का, और पार्ट 1 बाद में देखोगे। इंडेक्सेशन क्या होता है, आप में से 90% लोगों को वो भी नहीं पता है। अब ये भैया को ये जानना चाहते, क्योंकि ये बीकॉम में पढ़ के आए हैं, ठीक है। क्या मैं यहां पर ये समझ के पढ़ूं कि आपको इनकम टैक्स आता है? बिल्कुल नहीं। मैं तो उन स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा जो इनकम टैक्स पहली बार पढ़ रहे हैं। उनको थोड़ी पता इंडेक्सेशन क्या होता है भाई, माफ करो मुझे भैया। जो फाउंडेशन क्लियर करके आए ना, उनके तरफ से मुझे पढ़ाना है, ठीक है। जो डायरेक्ट एंट्री से आए, उनके एंगल से मुझे नहीं पढ़ाना है। वो तो वैसे ही समझ जाएंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि वो तो पहले एक बार इनकम टैक्स पढ़ के आए बीकॉम में। तो प्लीज ऐसे सवाल मत पूछो जिसका कोई टॉपिक से रिलेशन है। अभी फिलहाल वो टॉपिक ही नहीं हुआ है कैपिटल गेन्स। जब कैपिटल गेन्स ही नहीं हुआ है तो इंडेक्सेशन की बातें कैसे करूं, और ये कैसे बताओ कि सरकार ने क्यों निकाल दी। सब बताऊंगा, ये सब बताऊंगा, इंडेक्सेशन क्यों निकाली, कैसे निकाली, और उसका क्या राज है, सरकार का क्या इंटेंशन है, ठीक है। सब देखेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। लेकिन बाहुबली 2 देखने के लिए पहले बाहुबली 1 देखना पड़ेगा, डायरेक्टली 2 नहीं, ठीक है। तो बहुत प्यार से सुनो और गौर से सुनो बेटा, ठीक है। आपके सारे सवालों को मैं हंसी हंसी में लूंगा, मुझे गुस्सा नहीं आता है, जल्दी तो नहीं आता है, बहुत ही गुस्सा दिला दोगे तो आता है, जनरली नहीं आता है, ठीक है। तो तो दीपांशु डोंट वरी, आपका ये सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। इंडेक्सेशन, अरे यार देश का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल चल रहा है आज की तारीख में, इंडेक्सेशन निकाल दिया यार। तो बहुत सारे बच्चे हमारे सोच रहे हैं यार, फाउंडेशन वाले, यार ये पूरी दुनिया क्या बात कर रही है, हमको तो पता ही नहीं है। पता चल जाएगा अगले 2 महीने में, सब पता चल जाएगा कि इंडेक्सेशन क्या होता है, क्यों निकल रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, डोंट वरी। तो स्टैंप ड्यूटी लगता है कुछ चीजों पर, घर खरीदने पर, ऑफिस खरीदने पर, जमीन खरीदने पर, और फिर कुछ शेयर्स वेयर खरीदने पे भी लगता है। और ये जो रेवेन्यू है, ये पूरा का पूरा किसका है बेटा, जल्दी बोलो, स्टेट गवर्नमेंट का, ठीक है। कुछ टैक्सेस दोनों गवर्नमेंट मिलके भी लेते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ऑक्ट्रॉय एक्सेट्रा, ऐसी कुछ टैक्सेस है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एक्सेट्रा, जो दोनों गवर्नमेंट मिलके लेती है। देखो मेरा मुद्दा यहां और यहां नहीं है, मेरा मेन मुद्दा, मेरे को इस पे ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है, बिकॉज इनकम टैक्स इधर आता है, ठीक है, इनकम टैक्स इधर आता है। अब एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, जो बाकी लोगों को भी आना चाहिए, और नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई अच्छा सवाल आता है तो वो मैं सबको बताऊंगा। सर आपने डिस्कशन में ये शुरुआत में बोला कि सरकार को कोई भी टैक्स लगाना है तो पहले संविधान के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। यस, संविधान में उसका पावर होना चाहिए, डेफिनेटली। संविधान में अगर उसका पावर ही नहीं है तो सरकार वो टैक्स आपके ऊपर नहीं लगा सकती है, भले फिर कोई भी टैक्स हो। तो सर जीएसटी तो 2017 में आया सर। हाँ, 2017 में आया जीएसटी, 2017 में आया ना, इतना तो पता है जीएसटी कब आया। बोलिए सब लोग, जीएसटी कब आया? 2017 ना, 1 जुलाई 2017। अरे पहले ये बताइए जीएसटी कब आया? 1 जुलाई 2017 से आया, उससे पहले तो जीएसटी नहीं था, करेक्ट? शायद बताया होगा राज सर ने आपको। अब मेरा सवाल, जो वो स्टूडेंट का सवाल था, मेरा नहीं है, अगर वो स्टूडेंट नहीं भी पूछता ना तो भी मैं ये सवाल उठाता, क्योंकि ये इतना गंभीर सवाल है।
सर तो जीएसटी कैसे लेके आ गई सरकार? तो आपको पता है जीएसटी 2017 में आया, तो उससे पहले सितंबर 2016 में सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लाया था, पता है आपको, और जीएसटी के लिए एक सेपरेट एंट्री घुसेड़ी थी। ये बताया सर ने आपको? बोलिए। तो 2016 में पहले सरकार ने क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूशन बदला है। कॉन्स्टिट्यूशन में एक एंट्री डाली कि सरकार जीएसटी लगा सकती है, ऐसा एंट्री डालो पहले, तभी तो जाकर सरकार जीएसटी लगाएगी, नहीं तो कैसे लगाएगी? तो ये पहले एंट्री डाला सरकार ने और उसके बाद जीएसटी लगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? उसके बाद जीएसटी आया। हाँ, अब आप लोग एक और सवाल उठेगा, तो सर हर बार ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बदल लो सर, ठीक है सर, तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल देने का और टैक्स लगा देने का आसान नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए सरकार के पास जबरदस्त मेजॉरिटी होनी चाहिए, जबरदस्त, 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी, सबका सहयोग लेना पड़ता है। जब जीएसटी लगाना था ना, मैं आपको बताता हूं, सुनो, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूं, सुनने को तैयार हो तो कहानी सुनाऊंगा, लेकिन बहुत जरूरी है। एज ए स्टूडेंट आपका न्यू फाउंडेशन स्ट्रांग रहेगा ना, ऐसा मस्के की तरह सब्जेक्ट निकलेगा पूरा। और जो लोग फाउंडेशन पे ध्यान नहीं देते ना, डायरेक्ट पहले लेक्चर में टैक्स रेट्स वैक्स रेट्स, अभी आज मैं टैक्स रेट से चालू कर दूं डायरेक्टली, आप लोग बताओ मुझे, हाँ, कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे इतना लगता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे इतना लगता है, ये इतना लगता है, सैलरी पे इतना लगता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन पे इतना लगता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे इतना लगता है, हाउस प्रॉपर्टी पे इतना लगता है, क्या गया? गया ऊपर से सब गया कि नहीं गया? बोलो। शुरू कर दूं टैक्स रेट से आज ही? अरे भाई टैक्स रेट्स वैक्स रेट्स पढ़ने में टाइम लगता है बच्चे को, पहले बच्चे को पूरा फाउंडेशन तो दो सब्जेक्ट का। मैं वैसे काम नहीं करता हूं, मेरा तरीका अलग है, मेरे चैप्टर का ऑर्डर भी अलग है बाकी टीचरों से, मेरा ऑर्डर अलग है। इंस्टीट्यूट की किताब में पहला क्वेश्चन क्या है मालूम? पहला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट की किताब में, डायरेक्ट टैक्स निकालो, टैक्स निकालो डायरेक्ट। अरे भाई टैक्स निकालने के लिए इनकम कैसे निकालना है वो तो सिखाओ, पहले पहले इनकम निकालना जरूरी है कि पहले टैक्स निकालना? कॉमन सेंस से पूछ रहा हूं आपको। हाँ, इंसान की कितनी इनकम है वो कंप्यूट करना पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पहले टैक्स निकाल लोगे? ये तरीका है उनका, ये सही तरीका नहीं है। बच्चा फिर हमेशा बच्चा उलझा रहता है उसमें, ये ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है। एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए हमको, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। तो बहुत ध्यान से सुनना, कहानी सुनने के लिए तैयार हो? बहुत बढ़िया कहानी है, एज ए स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए बेटा। 1947 क्या मिला हमको? इंडिपेंडेंस, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। जब हमको इंडिपेंडेंस मिला, ये भारत है और जम्मू एंड कश्मीर इसका पार्ट है, तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने बोला कि हमको भारत का पार्ट नहीं बनना है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने क्या बोला? हमको भारत का पार्ट नहीं बनना है, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार ने पूछा उस समय की कि भाई क्यों नहीं बनना है भारत का पार्ट आपको, क्या दिक्कत है आपको भारत से? तो उन्होंने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने बोला कि हमको ना ही भारत का पार्ट बनना है, ना ही हमको पाकिस्तान का पार्ट बनना है, हमको दोनों भी नहीं बनना है, ठीक है, हमको इंडिपेंडेंट देश दे दो, हमको हमारा देश दे दो, हम अपने हिसाब से जिएंगे। तो भारत सरकार ने उनको बोला कि भाई ऐसा क्यों, क्यों नहीं बनना चाहते हो आप भारत का पार्ट? तो उन्होंने बोला कि आप दिल्ली में बैठ के नए नए कानून लाओगे, नए नए टैक्स लाओगे और हमारे पे थोपते रहोगे, थोपते रहोगे, थोपते रहोगे, ठीक है, तो हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमको नहीं चाहिए, हमको हमको नहीं चाहिए कि आप हम पे ये थोपते रहे बस। तो भारत सरकार ने लाया द आर्टिकल 370, सुना है कि नहीं सुना है इसके बारे में नाम? 1949 में, बताइए, आर्टिकल 370 सुना है? अब इसके लाने से लेके इसके निकलने तक की पूरी कहानी बताता हूं, बहुत जरूरी है एज अ सीए स्टूडेंट जानना आपको। आर्टिकल 370 पता है ना सबको, क्या है आर्टिकल 370?
हाँ दीपांशु। तो आर्टिकल 370 जो था, जो संशोधन था, इसमें संशोधन हुआ बाद में। तो आर्टिकल 370 कहता था कि अगर जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी कानून लाना है, कोई भी कानून, तो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट से पूछे बगैर भारत सरकार वो कानून नहीं ला सकती है। मतलब मोदी जी को अगर कोई भी कानून सेंट्रल गवर्नमेंट को लाना है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वो कानून जम्मू एंड कश्मीर की सरकार से पूछे बगैर नहीं ला सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है प्रिया चौधरी, वो टेक्निकल इशू है बेटा, मुझे मत पूछिए प्लीज। प्रवीण शर्मा सर की क्लास क्यों नहीं आ रही? तो बेटा टेक्निकल डाउट तो मैं नहीं दे पाऊंगा आपको, ठीक है, तो आप अपनी एल्डाइन की टीम से पूछ लीजिए। तो कहां था मैं था इस मुद्दे पे कि आर्टिकल 370 सरकार ने उनके लिए लेकर आ गया। अब जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी कानून लगाने के पहले उनसे पूछना पड़ता है, ठीक है, कोई भी कानून। तो 1961 में, मेरी पूरी कहानी सुनो अच्छे से, 1901, पूरी कहानी सुनना, बहुत प्यारी कहानी है ये। आपको कहानी कोई किताब में नहीं मिलेगी, कोई गूगल में नहीं मिलेगी, और ये कहानी एक जगह पे नहीं मिलेगी, टुकड़ों में मिलेगी, और ना ही कोई पॉडकास्ट यूट्यूब कहीं नहीं मिलने वाली आपको। बहुत ध्यान से सुनना। 1961 में भारत सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट लाया। तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से पूछना पड़ेगा, वहां की गवर्नमेंट से, सरकार से पूछना पड़ेगा, बताइए क्या इनकम टैक्स लागू करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते हो? बोलिए ना प्लीज, जवाब दीजिए सभी लोग, मुझे सबका जवाब चाहिए बेटा। क्या जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से यह पूछना पड़ेगा कि आप लोग क्या इनकम टैक्स लाना चाहते हो? तो उनसे जब यह पूछा गया तो उन्होंने बोला हां, देश हित में आप लाना चाहते हैं तो वहां पर इनकम टैक्स लगता है, पहले से लगता है, पहले से लगता है। अनुच्छेद 370 आने के पहले से लगता है, आने के बाद भी लगता है, निकलने के बाद भी लगता है, पहले से लगता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन टिल हियर? जल्दी बोलिए। इज इट क्लियर टिल हियर? उसके बाद 1962 में भारत सरकार ने लाई कस्टम ड्यूटी, कस्टम्स। तो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को पूछना पड़ेगा, यस पूछना पड़ेगा। अनंत कुमार उस पर फिर कभी आएंगे बेटा, ठीक है, कि भाई आप कस्टम ड्यूटी देना चाहते हो इंपोर्ट करने पर? उन्होंने बोला हां, देश के देश हित में हम भी देंगे। उन्होंने दिया, वहां पर पहले दिन से लगता है, पहले दिन से लगता है। उसके बाद 1970 का जमाना आया। कौन सा जमाना? 1970, ठीक है। अनंत कुमार, आपका जो सवाल है वो मैं लेक्चर के एंड में आज ले लूंगा, ठीक है, मेरे को पहले ये मुद्दा खत्म करने दो। 1970 का जमाना आया, और आपको पता होगा कि 1970 में क्या हुआ। इंदिरा गांधी जी ने, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। पता है आपको? पता है? तो जो बांग्लादेश है ना, वो पहले पाकिस्तान का पार्ट था। बांग्लादेश वॉज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने बांग्लादेशियों को भड़काया और बोला कि भाई क्या पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट हो, अपना अलग देश बनाओ तुम लोग। और इस तरीके से दो पार्ट में उसको तोड़ दिया। क्योंकि हमको, भारत को दिक्कत हो रही थी। क्या दिक्कत हो रही थी? कि यहां ऊपर से यहां पर वेस्ट पाकिस्तान वाले परेशान कर रहे हैं, कश्मीर की तरफ से, राजस्थान, गुजरात, पंजाब की तरफ से, और यहां ईस्ट में यहां पर बंगाल की तरफ से, यहां पर से भी परेशान कर रहे हैं। तो बंगालियों को भड़काकर उनको बोला कि भाई तुम अपना अलग देश ही बनवा लो भाई। उन्होंने अपना अलग देश बनवा दिया। यहां तक क्लियर है सबको? बोलो ना प्लीज। कहानी समझो, कहानी। यहां तक क्लियर है सबको? अब उसके बाद 1994 आया, 94, और इसके बीच में कश्मीर में दिक्कत होना शुरू हो गई, ठीक है। इसके बीच में कश्मीर में दिक्कत होना शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तान को दो टुकड़ों में तोड़ दिया। तो पाकिस्तान वाले, जो मेन पाकिस्तान है अभी फिलहाल,
वो पाकिस्तान वाले दुखी हो गए, वो दुखी हो गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आतंकवादी हरकतें करना शुरू कर दी। ठीक है, टेररिज्म को बढ़ावा दे दिया, बोले भारत को परेशान करो। ठीक है, उसके वजह से कश्मीर में चीजें बदल गई। कश्मीर ने तो, हम बोलते थे ना कश्मीर तो जन्नत है यार, हमारे देश का बहुत प्यारा स्टेट है वो, और अभी भी है, नो डाउट। लेकिन अभी हालात ऐसे हो गए कि टूरिज्म के लिए इतना ज्यादा सेफ नहीं है वो। तो एक जमाने में लोग वहां पर टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया से लोग आते थे वहां पर, सिर्फ भारत से नहीं। इतना प्यारा स्टेट है वो, मैं तो देख चुका हूं, मुझे पता है। देयरफॉर अब कश्मीर के लोग बड़े नाराज हैं। किससे? भारत सरकार से। क्यों नाराज है भारत सरकार से? क्योंकि कश्मीर के लोगों को लगता है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, इसके वजह से आतंकवादी गतिविधियां बढ़ गई और उसी के वजह से हमारे स्टेट की यह हालत हो गई। अब 1994 में मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो गए कश्मीर के पास और बोलने लगे हमको सर्विस टैक्स लगाना है। क्या लगाना है बेटा? जीएसटी के पहले जो था सर्विस टैक्स। तो क्या लगता है आपको, आप अगर कश्मीर के जगह पर खड़े होंगे तो आप क्या सर्विस टैक्स लगाने दोगे? अब बताइए, पूरी कहानी समझो अच्छे से। क्या आप सर्विस टैक्स लगाने के लिए हामी भरोगे? क्या मना कर दोगे भारत सरकार को? बताइए, मना कर दोगे? करेक्ट। तो सर्विस टैक्स 1994 में आया था और सर्विस टैक्स कभी जिंदगी में जम्मू एंड कश्मीर में नहीं लगता था। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरी कोचिंग की जो क्लासेस चल रही है, ये उस समय पे अगर जम्मू एंड कश्मीर में बैठ के मैं कोचिंग लेता था, मिसाल के तौर पर कोई ना कोई तो लेता होगा ना वहां पर भी कोचिंग, तो वहां पर सर्विस टैक्स नहीं लगता था। कोचिंग क्लासेस पे, खाने पीने, कोई भी सामान पे नो सर्विस टैक्स, नहीं लगता था। ठीक है, कभी भी नहीं लगा जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस टैक्स, कभी भी नहीं लगा। अब गौर से सुनना मेरी बात, बहुत बारीकी से सुनना, कहानी देखो कितनी दिलचस्प होने वाली है। कहानी आगे बढ़ते गई 2014 आ गया। 2014 में क्या था? जीएसटी था क्या सर्विस टैक्स था? बताइए, 2014 में क्या था? जीएसटी था या सर्विस टैक्स था? अरे 2014 में क्या था? जीएसटी था, सर्विस टैक्स था। जीएसटी तो 17 में आया। ठीक है, सर्विस टैक्स था। अब जब मोदी जी आए 2014 में, तो मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम जीएसटी लाएंगे। ठीक है, हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस करेंगे, उन्होंने बोला था, यह वादा किया था। अब उनको जीएसटी लाना है, बहुत ज्ञान से सुनना, बहुत ध्यान से, जीएसटी लाना है, पूरे देश में लाना है, और उनको जेएनके में भी जीएसटी लाना है। कहां लाना है जीएसटी? जेएनके में भी जीएसटी लाना है, जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी लाना है। तो मोदी जी ने क्या किया पता है? जेएनके की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उनके साथ टाई अप कर दिया, आप लोगों की भाषा में गठबंधन, 2015-16 में। ठीक है, क्या कर दिया मोदी जी ने 2015-16 में? उनके साथ गठबंधन कर दिया। सोचो, जबकि उसी गवर्नमेंट को 2014 में मोदी जी और बीजेपी और दूसरी पार्टीज भी गाली देते थे, और 2015-16 में उनके साथ क्या कर दिया? जल्दी बोलो, कहानी सुना बेटा, ये बहुत बहुत इंटरनल कहानी है ये। उनके साथ गठबंधन कर लिया और उनके साथ सरकार बना दी स्टेट में। तो जेएनके में बीजेपी और वहां की लोकल गवर्नमेंट की सरकार थी। ठीक है, अब आगे समझ जाओ क्या होने वाला है। 2017 1 जुलाई क्या आया? जीएसटी आया। ठीक है, पूरे देश में लागू हो गया जीएसटी, जेएनके में नहीं हुआ। उसके 2 महीने बाद, क्या जेएनके में, ये दोनों की गठबंधन की सरकार है, क्या जेएनके में जीएसटी लाने में दिक्कत होगी? बताइए अब। अरे भाई, अब क्या जेएनके में, दोनों की गठबंधन की सरकार है, जीएसटी लाने में दिक्कत होगी? प्रोसीजर तो फॉलो करना पड़ेगा ना, जीएसटी के लिए अलग से जेएनके वालों को पूछना तो पड़ेगा। दिक्कत होगी? जल्दी बोलिए, फास्ट बोलिए, दिक्कत होगी? नहीं होगी। तो कुछ सितंबर या अक्टूबर के महीने में, एग्जैक्ट मंथ मुझे नहीं पता, सितंबर या अक्टूबर 2017 में जेएनके में भी जीएसटी आ गया। और फिर जैसे आ गया,
2018 में क्या हो गया, कहानी आगे बता सकते हो आप, भविष्य बता सकते हो 2018 में क्या हुआ होगा फिर? ब्रेकअप, ब्रेकअप हो गया सरकार का, ठीक है। किसका ब्रेकअप हो गया? किसका ब्रेकअप हो गया? मोदी जी ने वो जेएनके की लोकल गवर्नमेंट से ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। तो कितना स्ट्रैटेजिकली, देखिए आप कितने स्ट्रैटेजिकली कुछ समय के लिए उनके साथ गए, जीएसटी पास करवा लिया, पास करवाने के बाद छोड़ दिया उनका साथ, और फिर 2019 में तो अनुच्छेद 370 ही निकाल दिया। अब जब ये निकाल दिया उसके बाद जेएनके इज एज गुड एज अदर स्टेट, जेएनके भी वैसा ही है जैसे दिल्ली है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, हरियाणा है, बस वैसा ही है। अब जेएनके को अलग से कुछ भी पूछने की जरूरत बोलिए नहीं है। अरे पूरी कहानी समझ आई कैसे चली 1947 से अभी तक, प्लीज बोलिए। तो देखो बेटा, टैक्सेशन सिस्टम जो होता है ना, टैक्सेशन सिस्टम वो हमेशा प्रभावित होता है पॉलिटिक्स से, ये चीज हमेशा याद रखना। तो मुझे कोई पॉलिटिक्स पसंद नहीं है, ठीक है, ना ही मुझे कोई पॉलिटिशियन पसंद है, ना ही मुझे कोई नेता पसंद है, लेकिन मुझे ये कहानी बताने के लिए ये बताना पड़ेगा कि ये इस एरा में ये हुआ था, इस एरा में मैं कभी भी ऐसे नहीं पढ़ाता हूं, हाँ बेटा बच्चों ये प्रोविजन है, ये ऐसे रट लो, ये ऐसा है, ये सेक्शन है, इसमें इतना टैक्स रेट है। मेरे को नहीं आता है वैसे पढ़ाने, ठीक है, मुझे मजा नहीं आता है पढ़ाने, क्योंकि मैं कभी जिंदगी में वैसे इनकम टैक्स पढ़ा नहीं हूं बेटा। मैंने हमेशा इनकम टैक्स को उसके लॉजिक से पढ़ा है। मुझे हर एक चीज का पता है कि ये कानून क्यों आया, ये कानून क्यों गया बेटा, और मुझे ये भी पता है इंडेक्सेशन क्यों निकाला और क्यों इतने साल तक रखा था, मैं सब बताऊंगा, ठीक है, चिंता मत करना। सो इज एवरीवन क्लियर विद दिस स्टोरी कि भाई आज की तारीख में क्या जेएनके कोई अलग अलग से पूछना पड़ेगा? जेएनके को बताइए, जेएनके को अलग से पूछने की कोई जरूरत है आज की तारीख में? बोलिए सब लोग। बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एक आखिरी चीज मैं बोल के आज का लेक्चर अभी के लिए खत्म करता हूं, ठीक है। ठीक है, डेमो है, मैं बहुत ज्यादा नहीं खींचना चाहता हूं, ये सारी चीजें मैं वापस से बोलूंगा जब हमारी रेगुलर क्लासेस शुरू होगी। अभी तो आप सिर्फ मुझे जज करने आए हो भाई कि ये टीचर पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता है, करेक्ट? राइट। तो मेरा भी काम है, ये मेरा इम्तिहान है, आप लोगों के सामने मैं इम्तिहान दे रहा हूं, एग्जाम दे रहा हूं, ठीक है। एक आखिरी चीज बोल के अभी का सेशन आज के लिए रोक देता हूं। किसी ने सवाल पूछा था, उसी सवाल से रिलेटेड मेरा डिस्कशन है। सर 1961 में आप बोल रहे हो इनकम टैक्स आया? यस। तो उससे पहले इनकम टैक्स नहीं लगता था? रेगुलर क्लासेस मेरे हिसाब से बेटा 8 या 10 तारीख से शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो सर उससे पहले इनकम टैक्स नहीं लगता था क्या? 61 में ही आया इनकम टैक्स? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। भारत में इनकम टैक्स कब आया उसकी पूरी मैं एक हिस्ट्री बता देता हूं, ये तो आपके स्टडी मटेरियल में भी नहीं है। सबसे पहले भारत में इनकम टैक्स सबसे पहले 1860 में आया था, अंग्रेजों ने लाया था, ठीक है। अंग्रेज बोलने लगे यार ये कमा रहे इतना, तो इनको लूटते, थोड़ा चूसते, ठीक है। तो ये सबसे पहले 1860 में आया था, इसकी नींव यहां रखी गई थी। उसके बाद 1874 में उसको बदला गया, उसके बाद 1884 में उसको वापस से बदला, 1886 में उसको फिर से बदला, फिर 1918, उस समय पे हर साल अमेंडमेंट्स नहीं आते थे, 1918 में बदला, 1922 में बदला, और फिर बाद में आजादी के बाद 1961 में पहली बार इनकम टैक्स इंडिया में आया, ठीक है। आप टैक्स बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। ये कुछ भी नहीं है बेटा, अभी तो बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, आगे एक से एक चीज आएगी, एक से एक चीज जो बहुत आपको डे टू डे लाइफ में भी काम आएगी यार, बहुत सारी। जैसे एक मिसाल के तौर पर किसी से गिफ्ट लेना और लेना, तो कितने रुपए तक लेना और क्या क्या लेना ताकि हम पे टैक्स ना लगे, ये छोटी छोटी चीज डे टू डे लाइफ में बहुत काम आती है। लोग ध्यान नहीं देते, किसी से भी कुछ भी ले लेते, फिर गवर्नमेंट की नोटिस आ जाती है। तो एज एन इनकम टैक्स स्टूडेंट हमको पता होना चाहिए, वो सब चीज हम आपको बताएंगे ओवर द टाइम, ठीक है। तो 1860
1874, 1874, 1884, 1886, 1918, 1922 और अभी हम लोग 1961 वाला इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये किसी ने मेरे को पूछा था, बेटा आप कौन पूछा था, कमेंट करके बता दो कि सर इनकम टैक्स 1961 में पहली बार आया क्या? तो पहली बार नहीं आया है, उससे पहले भी आया था। ठीक है, दूसरी चीज, सर भारत में कितना इनकम टैक्स लगता है, लगता था और अभी कितना लगता है सर? ठीक है, तो मैं मोटे मोटे तौर पे बताऊंगा, मैं एकदम एग्जैक्ट रेट्स नहीं बताने जा रहा हूं, वो तो हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर होता है टैक्स रेट्स पर, पूरा चैप्टर होता है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको 2-3 लेक्चर लगते हैं, कम से कम 9 से 10 घंटा टैक्स रेट समझाने में। बट मोटे मोटे तौर पे आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, ठीक है, कि इंडिया की हिस्ट्री में, बस ये एक चीज बोलकर मैं आज डिस्कशन खत्म करूंगा, 1947 से लेकर 2024 तक, ठीक है, 47 से 24, 47 में भी था इनकम टैक्स, 1961 वाला नहीं था बट 22 वाला तो था। ठीक है, ये वाला तो था ना, पहले भी था, पुराना कानून था, कानून तो बदलते रहता है। सर आईसीआई की न्यू बुक्स अमेंड होकर आएगी क्या, कब तक ऑर्डर करनी चाहिए? देखो इनकम टैक्स की अभी नहीं आएगी, मैं आपको बताता हूं क्यों। ये अच्छा सवाल है, इस डिस्कशन के पहले मैं इस सवाल का जवाब दे देता हूं। ये स्टूडेंट के बुक वाली ने तो वो ऑर्डर कर देगा गलती से। अभी 23 जुलाई को बजट आया, ठीक है, जो बजट आया ना वो सिर्फ बजट है, वो फाइनल नहीं है, अभी फाइनल नहीं हुआ है अब तक। जब फाइनल होगा उसके बाद आईसीआई अपनी किताबों में अमेंडमेंट करेगी, उसके बाद आपको उसको ऑर्डर करना है। इनकम टैक्स की किताब और जीएसटी की किताब अगर अभी मंगवाओगे, इंस्टीट्यूट पुरानी किताब भेज देगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स का मुझे नहीं पता, वो आप बाकी सारे सब्जेक्ट की टीचर को पूछो। 100% कवरेज है हमारी किताब के अंदर, अनंत कुमार। एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारी किताब के बाहर से आए, ठीक है, उसकी चिंता मत करो। ठीक है, हाँ अब आता हूं मैं अपने डाउट पे, अपने डिस्कशन में। 1947 से लेकर 2024 तक कितना टैक्स लगाती है सरकार सर? कितना टैक्स लगाती है भारत सरकार? कितना टैक्स आज की तारीख में सर? मैक्सिमम टैक्स कितना है एक इंसान पे? 2024 सर, एक मैक्सिमम टैक्स बता दो ना सर, कितना है सर? तो मोटे मोटे तौर पर मैक्सिमम टैक्स एक इंसान पे अप्रोक्सीमेटली 40% है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, जो बहुत अमीर है, ठीक है, जो 5-6 करोड़ रुपए के ऊपर की इनकम कमाता है, उनको एक 40% के ब्रैकेट में गवर्नमेंट रखती है। ठीक है, तो ऑर्डर कब करे सर आईसीआई से? वो मैं क्लास में बता दूंगा आपको, जब इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अपडेटेड मटेरियल आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। तो मैं रोज देखते रहता हूं अपडेट, अभी तो मैं देखने का बेवकूफी है, जब तक गवर्नमेंट ही अपना बजट फाइनल नहीं करती है तब तक इंस्टीट्यूट कुछ कर नहीं पाएगी। एक बार गवर्नमेंट अपना बजट फाइनल कर दे, उसके बाद इंस्टीट्यूट उस पर काम करना शुरू कर देगी, तो मैं तब चेक कर लूंगा वेबसाइट पे, अभी मत मंगवाओ। ठीक है, 1947 से लेकर आज तक, आज की तारीख में 40% मैक्सिमम टैक्स है। लेकिन आपको पता है भारत की हिस्ट्री में, पिछले 70 साल की हिस्ट्री में, 75 साल की हिस्ट्री में भारत में मैक्सिमम टैक्स रेट कितना था, पता है आपको? एनीबडी नोस? किसी को अंदाजा भी है कि मैक्सिमम इनकम टैक्स रेट कितना था? क्या हो सकता है, एक अनुमान लगा सकते हो आप लोग, गूगल नहीं करना बस। उन्नीस में भारत में जो टैक्स रेट था, सुन के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी, 97.75%। सुबह सुबह उठ के एक इंसान को नहा धोकर काम करने की इच्छा होगी बेटा? हाँ, सुबह सुबह उठकर पढ़ाई करने की इच्छा होगी? हाँ, सुबह सुबह उठकर दुकान पे जाकर धंधा चालू करने की इच्छा होगी बेटा? नहीं होगी ना? नाइन्टी 7.75% का टैक्स रेट लगाई थी सरकार ने।
मैक्सिमम रेट था ये, मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर किसी पे उतना था। एक इनकम, एक लिमिट की इनकम कमाओगे तो। इंसान के तो दिमाग खराब हो जाएगा, मोटिवेशन ही नहीं रहेगा काम करने का, पढ़ाई करने का, दुकान पे जाने का, धंधा करने का। इंसान बोलेगा भाई यार छोड़ो ये सब चीज, घर पे बैठते आराम, भीख मांग लेते, अच्छा है, भीख मांगने पे टैक्स नहीं लगता है, कम से कम भीख ही मांग लेते, वो ज्यादा अच्छा है। 1000 रुपया कमाओ दिन का फॉर एग्जाम्पल, तो 975 रुपए तो सरकार को दे, तो 25 रुपया बचेगा, उसमें क्या करूं मैं, क्या करूं मैं। बहुत ही भयंकर टैक्स था यार ये। और आप बोलते हो आज बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है, आज भी लग रहा है, आज भी ज्यादा ही है, आज भी ज्यादा ही है। उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले और भी ज्यादा था। लेकिन उसी सरकार ने फिर बाद में कम कर दिया, उसी सरकार ने बाद में उसको लेकर 30% पर लेकर आ गए वो लोग, क्योंकि लोग टैक्स ही नहीं भरते थे। फिर इतना ज्यादा टैक्स रखोगे तो कौन भरेगा, जेल में डालोगे, डाल दो, डाल दो। वैसे भी घर में उतना ही पैसा बचेगा जितना जेल में खाने के लिए, जो जैसी रोटी मिलती है और दाल मिलती है वही ला पाएंगे उतने पैसे से, तो है ना, सही बात है कि नहीं। अरे भाई 1000 में से अगर तुम 975 ले लोगे, 25 रुपया दोगे मुझे, तो उससे अच्छा तो जेल में ही बिठा दो भाई, करेक्ट और नॉट। तो इतना जबरदस्त टैक्स इंडिया में लगता था, ये हाईएस्ट ऑफ, इससे ज्यादा भी और क्या हो सकता है भाई, इससे ज्यादा क्या बोलोगे, क्या भाई 100 कमा रहे हो तो 150 दो, वो तो नहीं बोल सकता है ना कोई, कहां से देगा इंसान, जो जो कमा रहा है पूरा तो ले रहे हो आप, पूरा ले रहे हो। तो इतना जबरदस्त टैक्स भारत सरकार लगा रही थी, लेकिन अभी टैक्स रेट कम हो गए हैं। लेकिन फिर भी आज के सिचुएशन के हिसाब से टैक्स रेट ज्यादा है, उसको और कम करने की जरूरत है, मिडिल क्लास को बेनिफिट देने की जरूरत है। इन सब चीजों पे हम क्लास में चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, उसकी चिंता मत करो, सबका एक समय आएगा, उस पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों को कोई डाउट है, कुछ सवाल पूछना है, तो आप लोग मुझे जरूर पूछ सकते हो, ठीक है, प्लीज। प्लीज। May 25 अटेम्प्ट है सर दिस कोर्स, यस, ये May 25 के लिए एब्सोल्युटली परफेक्ट है, ठीक है। ये बैच मैंने कल भी बोला था, ये Jan 25 के लिए नहीं है। सर व्हेन इज योर नेक्स्ट क्लास, मंडे बेटा, मंडे, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे अभी डेमो के लिए, और उसके बाद से फिर हफ्ते में 5 दिन। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ऑनलाइन की वेबसाइट पर ग्रुप 1 प्लस CMA का कॉम्बो बनवा दीजिए May 25 के लिए। मैं चेक करता हूं, मैं बात करता हूं उनसे, ठीक है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये है कि नहीं उस पर। हाउ शुड वी प्रिपेयर फॉर बोथ द ग्रुप्स। देखो बोथ द ग्रुप्स के लिए आप क्या करो, अभी सबसे पहले ग्रुप 1 की क्लासेस कैसे भी करके आप नवंबर तक खत्म कर दो, और जो ग्रुप 2 की क्लासेस है वो जैन 15 तक खत्म, जैन 31 तक खत्म कर दो, या 15 फेब तक। सबसे पहले ये टारगेट होना चाहिए आपका, अगर ये टारगेट पूरा हो जाता है तो आप ग्रुप 2 दोनों ग्रुप दे सकते हो। सर ग्रुप 1 की साथ कॉस्टिंग की क्लासेस भी लेना चाहिए क्या, कब पढ़ोगे बेटा आप। सुबह अकाउंट्स, उसके बाद मैं आ जाऊंगा, उसके बाद पोपली सर आ जाएंगे, उसके बाद में आपको कौन आ जाएगा, शाम में राजकुमार सर आ जाएंगे, वो 8:30 बजे तक लेक्चर। उसके बाद भाई कॉस्टिंग कब पढ़ोगे तुम, कौन इंसान हो, क्या हो तुम, भगवान हो, कहां से लाते हो एनर्जी। मेरा मटेरियल कब तक डिलीवर होगा, मेरे मटेरियल को थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने आपको पहले ही बोला है कि अभी बजट आया है, बजट आने के बाद अभी सरकार उसको फाइनल करेगी, फाइनल करेगी, उसके 1 हफ्ते में मेरा मटेरियल रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैं भिजवा दूंगा, जब तक मेरा मटेरियल नहीं भेजता हूं मैं आप लोगों को सबको सॉफ्ट कॉपी देता रहूंगा रिस्पेक्टिव चैप्टर्स की, ठीक है। मेरी क्लासेस तो अक्टूबर के पहले खत्म हो जाएगी, मतलब 20 अक्टूबर के आसपास खत्म हो जाए, मैक्सिमम 31 अक्टूबर वर्स्ट केस में। वो सही बोला कृष्णा, वो सही बोला सर ने, लेकिन आप पहले, हाँ अगर आप देखो, आप जो बोल रहा है ना, मैं कॉस्टिंग की क्लास ले, पहले आप 4 लेक्चर्स तो बैठ लो एक साथ, 1 हफ्ते बैठ लो, फिर देखो आप में कितनी एनर्जी बचती है। अगर लगता है आपको कि आप 5वां भी कर सकते हो तो कर लो, पहले अभी से ही ले लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी बेटा, ठीक है। सर आप ग्रुप में कौन सा सब्जेक्ट टीच करोगे, ये कैसा सवाल है। आप कितने ईयर से पढ़ा रहे हो, मैं 2011 से पढ़ा रहा हूं बेटा, ये मेरा 13वां साल है। और क्या सवाल है सर, ग्रुप 2 के टीचर कौन से होंगे बेटा, ये मुझे मत पूछे, बहुत कठिन सवाल है।
मेरी तरफ से कब क्लासेस खत्म होगी मैंने बता दिया, 15 से 20 अक्टूबर, मैक्सिमम 31 अक्टूबर। सर मैं अटेम्प्ट के कुछ दिन पहले बीकॉम के एग्जाम होंगे, दोनों ग्रुप दूं? तो सबके होते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? बीकॉम के एग्जाम को कौन सीरियसली लेता है? तो इतना दोनों ग्रुप दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी से ना ये धारणा मत बना लो कि मैं एक ही ग्रुप दूंगा, नहीं, अभी तो आपको दोनों ग्रुप की तैयारी करनी है। एंड मोमेंट पे जाकर बहुत बुरी हालत है तब डिसीजन लेना। बेटा दीपांशु आप एल्डाइन से पूछो, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता है, शायद मेरे हिसाब से शायद मिलेगा, शायद कुछ तो है इस पर, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। टेस्ट सीरीज विल बी इंक्लूडेड डेफिनेटली बेटा, इसी के साथ मैं क्लास के अंदर ही टेस्ट कंडक्ट करूंगा, मैंने कल ही बोला था वो चीज। रजिस्टर कैसे होगा तुम्हारा? तो रजिस्टर वेबसाइट पे जाके कर लो। मैं होमवर्क बहुत ज्यादा नहीं देता हूं, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, मैं बहुत कम होमवर्क देता हूं, एक आध लेक्चर कभी बीच में, 10-15 लेक्चर में एक बार, ठीक है। जीडी वाले बच्चों के लिए भी टेस्ट होंगे? यस डेफिनेटली बेटा, जीडी और लाइव से क्या लेना देना है, जो लाइव लेक्चर है वही जीडी में जाएगा, तो टेस्ट तो सबके लिए होंगे, टेस्ट पेपर सबके अपलोड हो जाएंगे। सर नोट्स कैसे बनाने होंगे वो मैं आपको पहले लेक्चर में बता दूंगा, हमको एक 200 पेज की नोटबुक चाहिए होगी जहां पर मैं आपको लिखवाऊंगा जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है। बेटा उसके रजिस्टर कैसे होगा वो मुझे नहीं पता यार, बीकॉम का रजिस्टर कैसे होगा ये तो अभी यूनिवर्सिटी वालों को पूछिए आप, ठीक है। और बाकी आप लोग ये बताओ आपको लेक्चर्स कैसे लगे, 2 लेक्चर्स ईमानदारी से। टेस्ट लाइव होगा, वो बच्चों की दिलचस्पी पे डिपेंड करता है, कुछ बैच में बच्चे बहुत इंटरेस्टेड होते हैं तो हम लाइव ले लेते हैं, कुछ बैच में बच्चे इंटरेस्टेड नहीं होते, सर पढ़ के नहीं हुआ, पढ़ के नहीं हुआ सर, बाकी है, बहुत बाकी है, ये हुआ, रोते रहते हैं, तो फिर भाई लाइव नहीं लेते हम। सर फाइनेंस एक्ट 2024 कब तक एक्सपेक्टेड है? देखो जनरली जब बजट आता है ना, 23 जुलाई को बजट आया, उसके 2 हफ्ते में फाइनेंस एक्ट आ जाता है, तो अभी 23 जुलाई से 2 हफ्ते पकड़ लो, 7 तारीख तक आ जाना चाहिए। देखो दीपांशु ये आपका डिसीजन है, ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। ये सवाल भी पूछना नहीं चाहिए, आप इतने मेच्योर हो तो आपको ये सवाल पूछना भी नहीं चाहिए। किसी और टीचर का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में क्यों डालना है आपको ना, उतना तो आपको बेटा दिमाग होना चाहिए, ऐसे सवाल नहीं पूछना चाहिए ना आपको, ये दोनों टीचर की इंसल्ट है। ये वाला मेरा जो बैच है ये 100% लाइव होगा, 100% लाइव। देखो ये मैं कोई आप लोगों पे एहसान नहीं कर रहा हूं, ये मेरी मजबूरी है लाइव लेना। क्यों मजबूरी है बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, मेरी क्यों मजबूरी है ये लाइव लेना बैच पूरा, बताओ चलो, मैं देखना चाहता हूं आप लोगों का दिमाग कितना चलता है। अरे ये बैच मेरा मजबूरी क्यों है लाइव लेना? बोलिए। क्योंकि ये बैच के अंदर अमेंडमेंट आ गए, अभी न्यू बजट आ गया, न्यू बजट आ गया तो मेरे को मजबूरी हो जाती है लेना, क्योंकि पिछला वाला जो बैच है वो मेरा पूरा पूरा का पूरा पिछले साल के हिसाब से, जैसे बजट आ जाएगा उसके बाद जो बैच आता है वो मेरी मजबूरी हो जाती है नया लेना। मैं चाहूं तो भी उसमें एक लेक्चर भी रिकॉर्डेड नहीं दे सकता हूं, एक लेक्चर भी, हर जगह कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ गड़बड़। और आपको लाइव ही लेना चाहिए मेरे हिसाब से, जहां तक मैं जानता हूं आप लाइव लोगे उसके 2 फायदे हैं। सबसे पहले मैं खड़काऊंगा आपको यहां पर रोज, ताकि आप ध्यान दो लेक्चर के अंदर पूरा टाइम। दूसरी चीज, डिसिप्लिन से बैच हो जाएगा बेटा। रिकॉर्डिंग में ना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, बहुत टाइम वेस्ट, 2 घंटे की क्लास को 4 घंटा लग जाता है। ऑल क्लासेस विल बी लाइव, ऑल, और आपको पूरे क्लासेस का 100% बैकअप भी मिलेगा। इन केस अगर किसी दिन आप नहीं बैठ पाए तो आप उसका बैकअप देख लो, या कोई लेक्चर आपको टफ लगा तो आपको उसका दूसरी बार देख लो, ठीक है। और कुछ सवाल है आप लोगों को तो बिंदास पूछिए, हमारा सेशन ऐसा इंटरैक्टिव होगा, लेकिन लेक्चर के बीच बीच में अगर आप डाउट्स पूछते रहोगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेक्चर के एंड में या बीच में भी मैं थोड़ा सा गैप दे दूंगा कि हाँ एक कॉन्सेप्ट हो गया, आप किसी को डाउट है तो पूछो, तो वैसे पूछोगे तो क्या है, मुझे भी मजा आएगा
और आप लोग भी एक फोकस में रहोगे। ना तो हर दूसरे सेकंड, क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं, ऐसे नहीं है कि 2-4 बच्चे होते हैं हमारे बैचेस में, 50 100 150 200 बच्चे ज्वाइन करते हैं लाइव कम से कम एक टाइम में। तो हर बच्चा अगर हर मोमेंट पे डाउट पूछेगा तो सबको कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मैं विदाई लेता हूं। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्शन का जो साल होता है उसमें 2 बजट आते हैं और ऐसा क्यों होता है, और ये हमारे लिए बहुत स्पेशल साल है क्योंकि हम लोग इलेक्शन के साल में पढ़ रहे हैं। तो इस साल 2 बजट आया है, तो वो 2 बजट का क्या लॉजिक होता है। ठीक है, ठीक है। यस बेटा रितेश, अभी कुछ करने की जरूरत नहीं। बुक्स 2 मिलेगी, जिसमें एक में सारे क्वेश्चंस होंगे और एक में आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था। कृष्णा सॉफ्ट कॉपी बताया भी था पिछली क्लास में। ठीक है, चलो मैं बेटा, ध्यान रखो सब लोग अपना। मंडे मिलते हैं हम लोग अपने तीसरे डेमो के लिए। ठीक है, यहीं से डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और पूरा बैच यही पेस पे चलेगा, टेंशन मत लेना। पूरा बैच की जो स्पीड है, स्पीड वो यही स्पीड रहेगी। आपको एक लेक्चर में भी ऐसा नहीं लगेगा सर अभी भगा रहे हैं। जिस दिन भगाऊंगा बिंदास बोल देना मुझे, सर आज आप भगा रहे हो, सर गलत कर रहे हो, ऐसा बोलना, ये शब्द यूज करना आप लोग मेरे लिए बिंदास लाइव बैच में। लास्ट लेक्चर तक हमारी यही स्पीड होगी और हम उतने स्पीड के साथ भी हम कम से कम समय में अपना बैच खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चिंता मत करना। यस डेफिनेटली दीपांशु, वो भी मैंने पिछली क्लास में बोला था। ठीक है, कुसुम क्या डाउट है? रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है साइट में बेटा, तो वो तो आप टेक्निकल इशू के लिए तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा बेटा। आप मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो पूछिए, टेक्निकल के लिए आप तो फिर एल्डाइन या जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनको भी पूछिए। ठीक है, सो बाय, टेक केयर बेटा। जैसे ही बैच शुरू हो जाता है हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेंगे और उसके ऊपर अगर कोई भी डाउट्स वाउट्स है उस पर डायरेक्टली उस पर भी पूछ सकते हो आप। ठीक है, अगर क्लास में पूछने के लिए आपको क्लास के टाइम पे अगर डाउट नहीं आया, बाद में आ रहा है तो। ठीक है, चले, बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।